हेलो बच्चों। तो आज हम इस क्लास में हमारी कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 3 हिमालय की बेटियां पढ़ेंगे। यह एक निबंध है जिसके लेखक हैं नागार्जुन जी और उन्होंने यहाँ पर हिमालय की बेटियों के बारे में बात की है। यह हिमालय को पिता के रूप में दर्शाया गया है और उनकी बेटियाँ अर्थात हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ हैं उन्हें बेटियां कहा गया है। यहाँ पर हिमालय और नदियों को मानवीय रूप में दर्शाया गया है और हिमालय को पिता माना गया है। तो आइए शुरू करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वह प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वह कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कुतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। तो इस पाठ में हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बताया गया है। हिमालय की शिराओं से निकलती हुई वह कैसे अपना रूप में परिवर्तन करती हैं, यह लेखक ने यहाँ दर्शाया है। लेखक जब दूर से हिमालय की गोदी से निकलती नदियों को देखता है तो उसे बहुत सुंदर प्रतीत होती हैं। उनका स्वभाव एकदम गंभीर, शांत और अपने आप में मस्त दिखाई देता है। वह शिष्ट महिला की भांति दिखती हैं। लेखक के मन में उनके प्रति बहुत आदर और श्रद्धा का भाव है। जब वह उनमें डुबकियां लगाता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे माँ, दादी, मौसी या मामी की गोद में खेल रहा हो। अर्थात नदियों के साथ लेखक की आत्मीय भावना जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर अभी जो हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा उसमें देखिए, तो यहाँ पर लेखक ने अपने और जो नदियाँ हैं उनके बीच के संबंध को दर्शाया है कि किस प्रकार से नदियों में खेलना, कूदना और आनंद प्राप्त करने में उन्हें अच्छा लगता है। साथ ही साथ ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह अपनी माँ, दादी, मौसी या मामी की गोद में खेल रहे हों। बहुत वर्षों तक लेखक नदियों को काफ़ी दूर से देखता रहा, लेकिन एक बार जब वह हिमालय की काफ़ी चढ़ाई चढ़ा तो उसे नदियों का बदला हुआ आकर्षक रूप देखने का अवसर प्राप्त हुआ। उसे बहुत हैरानी थी कि पर्वतों के मध्य से गंगा, यमुना, सतलज कितनी दुबली पतली दिखाई देती हैं और समतल धरातल या मैदान पर पहुंचने पर यह विशाल रूप में बदल जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, तो लेखक को कहीं ना कहीं इस बात पर आश्चर्य होता है कि ये इतनी पतली पतली धाराओं से, जब हम दूर से कभी किसी नदी को देखते हैं तो वो काफ़ी पतली पतली धाराओं में बहती हुई दिखती है, पर वहीं पर जब हम इसे पास से देखें तो ये काफ़ी विशालकाय रूप में होती हैं, जो हमें दूर से कहीं ना कहीं भ्रमित रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि वो काफ़ी पतली पतली हैं, पर ऐसा होता नहीं है। उसका जो विशाल रूप है वो विशाल ही रहता है, पर वो हमें दूर से ऐसा दिखाई देता है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि इनका उछलना, कूदना, खिलखिलाना मन भाता है और उनकी जितनी भाव भंगिमाएँ जो वो बनाती हैं वो सारी के सारा उल्लास जो है उनका मैदान में पहुंचकर ख़त्म हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे, जब भी हिमालय से कोई नदी निकलती है तो वो एक झरने के समान काफ़ी तेज़ी से निकलती है। आपने जनरली देखा होगा टीवियों में या कहीं और। पर जब वो समतल धरातल पर या मैदानी इलाकों में पहुंचती है तो वो काफ़ी शांत हो जाती हैं। उनका जो वेग है बहने का वो काफ़ी कम हो जाता है, वो काफ़ी शांत हो जाती हैं। अर्थात जब नदियाँ पहाड़ों से निकलती है तो जल की धाराओं के रूप में तेज़ी से बहकर वह खूब शोर करके अनेक स्वरूप बदलकर उत्साह से परिपूर्ण आगे बढ़ती हैं। वह बिल्कुल अल्हड़ बालक की भांति प्रतीत होती हैं।
लेकिन मैदानों में आते ही विशाल और शांत रूप में बहने लगती हैं। लेखक को लगता है कि कोई सुंदर कन्या या कली भी इतना आकर्षित नहीं करती जितनी ये हिमालय की बेटियां करती हैं। तो यहाँ पे लेखक ने हिमालय और उनकी बेटियां अर्थात जो नदियां हैं उनके स्वभाव को दर्शाया है कि जब ये अपने पिता के मुख से अर्थात हिमालय से जब निकलती हैं तो ये काफ़ी वेग से निकलती हैं, पर जब ये समतल धरातल पर पहुंच जाती हैं तब इनका यह वेग एकदम शांत और संभ्रांत का मतलब होता है एकदम शिष्ट, है ना, सीधी सादी, उसी प्रकार से हो जाता है, एकदम शिष्ट और शांत हो जाती हैं। पर जब ये हिमालय से निकलती हैं तो इनका जो उल्लास है, इनकी जो तेज़ी है और इनका जो शोर है वो काफ़ी तेज़ होता है। अब आगे पढ़ते हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं, यह वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकताएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपने इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। तो यहाँ पर जो हिमालय है उसकी जो भावना है अपनी बेटियों या नदियों को लेकर, उसके बारे में बात कही गई है। लेखक को यह समझ नहीं आता कि निरंतर शांत और स्वरूप में आगे बढ़ती नदियों का लक्ष्य कहाँ है। लेखक को यह समझ नहीं आता कि जो ये नदियाँ निकली हैं उनका एंडिंग पॉइंट क्या है या लक्ष्य क्या है, जहाँ पर ये जाकर ठहरेंगी या बहना रुकेंगी या किससे मिलने की चाह में आगे की ओर बढ़ती जा रही है। लेखक के मन में एक ये सवाल भी उठता है कि ये किससे मिलने की चाह में इतनी तेज़ी से आगे निकलती हैं और धीरे धीरे बहते हुए आगे बढ़ती जा रही हैं, किससे मिलना चाह रही हैं। अपार प्रेम करने वाले पिता हिमालय को छोड़कर ये किसका प्रेम पाना चाहती हैं। जिस प्रकार बेटियां ससुराल जाने के समय मायके की हर चीज़ जिसे वह प्रेम करती हैं खुशी खुशी छोड़ जाती हैं, उसी प्रकार ये हिमालय की बेटियां भी बर्फ़ से ढकी पहाड़ियां, पौधों से भरपूर घाटियां और घाटियों को खुशी खुशी छोड़ जाती हैं। हरी भरी घाटियां यह सब कुछ छोड़कर समुद्र की ओर बढ़ जाती हैं। कुछ आगे बढ़कर देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में जाकर उन्हें अवश्य अपने बचपन की याद आती होगी। जैसे घर का बड़ा बूढ़ा अपने संतान की फिक्र करता है, उसी तरह हिमालय भी अपनी बेटियों के लिए चिंतित होता होगा। नदियों के चले जाने के बाद पूरे उत्तर में निस्तब्धता छा जाती है। यहाँ पर इस पैराग्राफ में हिमालय के जो चिंतित होने का विषय है वह दर्शाया गया है और कहीं ना कहीं जो लेखक के मन में जितने भी सवाल उठते हैं नदियों को लेकर वह बताए गए हैं कि किस प्रकार से जो नदियां हैं वो काफ़ी वेग में बहती हुई आगे निकलती हैं, पर उनका लक्ष्य क्या है लेखक को यह समझ नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि इन्हें किससे मिलने की चाह है जिसके कारण ये लगातार इतने वेग से बहती हुई आगे निकलते जा रही हैं। और साथ ही साथ इतना प्रेम करने वाले हिमालय को छोड़कर मतलब उनके पिता को छोड़कर ये किसका प्रेम पाना चाहती हैं या किससे मिलने जाना चाहती हैं वो लेखक नहीं समझ पा रहे हैं। लेखक के अनुसार जिस प्रकार से बेटी अपने ससुराल में जाकर अपने मायके को भूल जाती है, उसी प्रकार से ये जितनी भी नदियां हैं वो सारी नदियां अपने मायके अर्थात हिमालय से निकलकर अपने पिता के घर से निकलकर आगे बढ़ती हुई पिता को भूलते हुए आगे अपना जीवन जारी रखती हैं और बहना जारी रखती हैं।
कुछ जो नदियां हैं वो शायद गहरी गुफाएं और चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में जाकर शायद ज़रूर ये अपने बचपन की यादें सोचती होंगी जो उन्होंने हिमालय में रह के बिताई हैं। आगे पढ़ते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र यह दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है यह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो यहाँ पर किस प्रकार से हिमालय से गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियों का उद्भव होता है, जन्म होता है, और वो किस प्रकार से बहती हुई आखिर में समुद्र में जा मिलती हैं उसके बारे में बताया गया है। उन्होंने ये कहा है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो ऐसी महानदियां हैं जो हिमालय के हृदय की बर्फ की पिघली हुई बूंदों से अपना अस्तित्व पाती हैं और निरंतर समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जितनी नदियाँ किससे बनती हैं, नदियाँ बनती हैं बर्फ़ के पिघलने से। तो जब हिमालय की जो बर्फ़ पिघलती है उसी पिघली हुई बूंदों से जो ब्रह्मपुत्र और जो सिंधु नदी हैं वह अपना अस्तित्व पाती हैं और निरंतर समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं, बहती रहती है। इन्हें महानाद भी कहा जाता है, महानदी अर्थात महानदी भी कहा जाता है। लेकिन इनको देखकर लेखक की आंखों के सामने हिमालय की अन्य पुत्रियां अर्थात छोटी बड़ी सभी नदियां रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि का सुंदर स्वरूप भी लेखक के सामने आ जाता है। तो यहाँ पर लेखक ने यह बताया कि किस प्रकार से जो नदियाँ हैं वह अपना जो अस्तित्व है वो बर्फ़ के पिघलने और जो पानी के रूप में प्रवाहित होकर अपना अस्तित्व पाती हैं, साथ ही साथ बहते बहते अंततः समुद्र में जा मिलती हैं। आगे पढ़ते हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। तो यहाँ पर जिस प्रकार से जैसे कि हमने यहाँ पे पहले भी पढ़ा कि जो हिमालय की बेटियाँ अर्थात जितनी भी नदियाँ हैं वह अपने ससुराल चली जाती हैं। एक मानवीकरण यहाँ पे किया गया। तो यहाँ पे जैसे मानवीय रिश्ते होते हैं उसी प्रकार से हिमालय पर्वत और नदियों के बीच में रिश्ते को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जितनी भी नदियाँ हैं अर्थात बेटियाँ, हिमालय की बेटियाँ, वह किस प्रकार से अपने पिता का घर छोड़कर, मायका छोड़कर, जिसके यहाँ पे हमने पहले पढ़ा, तो मायका छोड़कर किस प्रकार से ससुराल पक्ष में चली जाती हैं और जितनी भी मायके की यादें हैं वो भूलती चली जाती हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर यह भी बताया गया है कि लेखक बूढ़े हिमालय को देखकर इन नदियों का मतलब वो सोचता है कि ये जो बूढ़ा हिमालय है वह इन सभी नदियों का पिता मालूम होता है। जिस प्रकार छोटे छोटे बच्चे माता पिता से कोई शर्म ना करते हुए उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ मस्ती करते हैं, उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, वैसे हिमालय रूपी माता पिता की गोद में बिताए हुए हर एक पल वह धीरे धीरे मतलब भूलती चली जाती हैं और धीरे धीरे वो सागर के पास अर्थात समुद्र के पास चली जाती हैं। ऐसा मतलब लेखक को ऐसा लगता है जैसे सागर जो है वो दामाद है
और हिमालय जो है वो ससुर है। यानी कि अगर जब कोई बेटी विवाह करके अपना पिता के घर को छोड़कर अपने पति या अपने ससुराल जाती है, तो उसी प्रकार से हिमालय जो है वो उन्हें ससुर लगता है। और जो हिमालय की बेटियां हैं जो सागर में जाके मिलती हैं, तो सागर मतलब समुद्र उन्हें दामाद की तरह मालूम होता है। आगे बढ़ते हैं। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत में कहा था, वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। तो यहाँ पर नदियों को देखकर लेखक को यह भी याद आता है कि एक बार कालिदास एक महान लेखक कवि थे कि विरही यक्ष ने मेघदूत अर्थात बादलों से कहा था। कालिदास की रचना है एक मेघदूत, और विरह मतलब किसी से दूर होना। मेघदूत अर्थात बादल से कहा था कि तुम वेत्रवती नदी को प्रेम का संदेश अवश्य देना, वह तुम्हें प्रेम करती है और तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। तो यहाँ पर जो कालिदास है, उन्होंने अपनी मेघदूत रचना में, मतलब उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है मेघदूत, उसमें उन्होंने यह वर्णन किया है कि उन्होंने बादल से कहा है कि जो बेतवा नदी है वो तुमसे प्यार करती है, तुम्हें पाकर, मतलब जो पानी है उसे पाकर नदी बहुत खुश होगी। लेखक को लगता है कि महाकवि को भी नदियों का जीवंत और सजीव रूप पसंद था। जिस प्रकार से लेखक एक मानवीय रूप में नदियों और पहाड़ों की यहाँ पर बात कर रहा है, उसी प्रकार से उन्होंने ये भी कहा है कि उसी प्रकार जो कालिदास हैं उन्हें भी ये सारी चीज़ें मानवीय रूप में पसंद थी। उन्होंने यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो बादल हैं और या जो बेतवा नदी है उसे मानवीय रूप में बताया है। तो उन्होंने लेखक ने, मतलब नागार्जुन ने, अपने आप को और कालिदास को कहीं ना कहीं कंपेयर किया कि हम दोनों की जो विचारधारा है नदियों और पहाड़ों को लेकर, वो कहीं ना कहीं एक ही है, क्योंकि हम नदियों और पहाड़ों को निर्जीव ना मानकर सजीव मानते हैं जिनमें जीवन हो। ठीक है। वास्तव में पहाड़ों से निकलती नदियों व समतल धरातल पर बहती नदियों को जो भी देखेगा वह दोनों में अत्यधिक अंतर पाएगा, क्योंकि पहाड़ों पर बहने वाली नदियों को अल्लड़ बच्चियों के रूप में देखा जा सकता है। वह मैदानों में बहती नदियाँ अपने आप में मस्त रूप में सभी को आकर्षित करती है। तो यहाँ पर लेखक ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर हम देखें तो जहाँ से नदियों का जन्म होता है, वहाँ पर देखें तो जिस प्रकार से छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में, अपने पिता की गोद में खेलता है, मस्ती करता है, उसी प्रकार से ये नदियों का रूप उसे देखने को मिलेगा। पर वही नदियाँ जब समतल रूप में, सामान्य रूप से जब बहती हैं समतल जगहों पे आकर, तो उसको एकदम वो काफ़ी ज़्यादा समझदार प्रतीत होगी। जैसे बचपना होता है तो हम बचपने में शरारतें करते चले जाते, पर जैसे ही हम बड़े होते चले जाते हैं, हमारी बातों में, हमारी जो सोच है उसमें भी काफ़ी परिवर्तन होता चला जाता है। तो उनका ये कहना है कि ये जो नदियां हैं वो कहीं ना कहीं इन जो मतलब हिमालय के पास होती हैं, जब हिमालय से निकलने में होती हैं, तो उनका हमें बचपना देखने को मिलता है। पर वहीं जब ये सामने धरातल पर बहने लगती हैं और अपने विशालकाय रूप में आ जाती हैं, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा परिपक्व हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो जाती हैं, और यही रूप लोगों को कहीं ना कहीं आकर्षित करता है। आगे बढ़ते हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चली इन्हें
अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई। तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। तो यहाँ पर आखिरी पैराग्राफ में जो काका कालेलकर हैं वो काफ़ी बड़े लेखक हैं। उन्होंने नदियों को लोक माता का दर्जा दिया। उन्होंने जगत की माता कहा है क्योंकि नदियों से ही हमें पानी मिलता है। अगर हमारे पास पानी ना हो तो हम जीवन कैसे जिएंगे। तो इसलिए जो काका कालेलकर हैं उन्होंने नदियों को लोक माता का दर्जा दिया है। उन्होंने लोक माता कहा है नदियों को क्योंकि वह हमेशा कल्याण ही करती हैं। आप देखेंगे तो नदियाँ हमेशा कल्याण ही करती हैं। कुछ कवियों ने इन्हें प्रेयसी अर्थात प्रेमिका माना है। कुछ और कवि हुए हैं जिन्होंने इन्हें एक प्रेयसी के रूप में माना है और कितने ही कवियों ने इसे बहन का स्थान दिया है। तो यहाँ पर आखिरी पैराग्राफ में लेखक ने सभी कवि, लेखक, रचनाकार जितने भी हुए हैं उनकी जो विचार है नदियों को लेकर उसके बारे में बात की है। तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि काका कालेलकर ने जो नदियों को लोकमाता माना है और बाकी जितने कवि हैं उन्होंने एक नदियों को जो है वो प्रेयसी के रूप में माना है और ना जाने कितने ही कवियों ने उन्हें बहन का स्थान दिया है नदियों को। एक बार लेखक स्वयं मन से बहुत उचाट था तो तिब्बत में सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। पाँव पानी में लटका दिए तो थोड़ी ही देर में तन और मन ताज़ा सा प्रतीत होने लगा और लेखक कह उठा कि सतलज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारा स्वरूप बहुत प्रिय है। तो यहाँ पर लेखक अपना खुद का भी एक्सपीरियंस बता रहा है कि जिस प्रकार से इन सभी जितने भी रचनाकार हैं, कवि हैं, उन सभी ने कहीं ना कहीं नदियों को एक दर्जा दिया है, माँ का दर्जा दिया है, बहन का दर्जा दिया, प्रेयसी का दर्जा दिया है। उसी प्रकार से ये जो सतलज नदी है उसके किनारे जब वो तिब्बत में थे तो सतलज नदी के किनारे पर जाके बैठ जाते हैं और अपने पाँव जो हैं वो नदियों में डाल देते हैं और थोड़ी ही देर में उनकी जो थकान है वो पूरी तरीके से मिट जाती है और वह इस बात के लिए सतलुज नदी को मतलब थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। तुमसे तो हृदय प्रसन्न हो, सारी खुमारी अर्थात आलस से दूर हो गया। मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ। तुम पुत्री हो और यह हिमालय तुम्हारा पिता हिमालय चुपचाप रहकर भी तुम्हारे लिए चिंतित है। प्रकृति तो नर्तकी के समान है। इसी प्रकृति के प्रांगण में हिमालय अपनी अद्भुत और अनुपम छटा बिखेर रहा है। सतलुज बहन तुम्हारी जय हो। तो यहाँ पर उन्होंने कहीं ना कहीं जो जितनी भी थकान थी, जितना भी कह लीजिए एक तरीके से रहता है ना, मन जो अशांत था उसे पूरा शांत कर दिया था नदी ने ही। तो वो उसे कहीं ना कहीं बार बार धन्यवाद कहे जा रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि जो हिमालय है तुम उनकी पुत्री हो और वह तुम्हारे पिता है और तुमने किस प्रकार से शांत रहकर बिना किसी शोर शराबे के शांत रहकर ही लोगों के कल्याण की भावना सोची है और तुमने मेरा जितना भी दुख है, तकलीफ़ है उसको दूर करने और मुझे कहीं ना कहीं एनर्जी या एक तरह शक्ति प्रदान की है, जो एक तरह से कहते हैं सकारात्मक ऊर्जा प्रदान की है, उसके लिए आपको धन्यवाद।